ओशो का अर्थ है वो शख्स जिसने अपने आप को सागर में विलीन कर लिया हो। उन्हें दुनिया से गए लगभग 34 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी लिखी किताबें बिक रही हैं। उनके वीडियो और ऑडियो सोशल मीडिया पर आज भी खूब देखे और सुने जाते हैं। ओशो रजनीश का जन्म 11 दिसंबर 1931 को कुचवाड़ा गांव, बरेली तहसील, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके जन्म का नाम चंद्रमोहन जैन था। कहते हैं कि उनकी नानी ने एक प्रसिद्ध ज्योतिषी से ओशो की कुंडली बनवाई थी। कुंडली पढ़ने के बाद वे बोला कि इसके लिए 7 वर्ष से अधिक जीवित रहना असंभव लगता है, लेकिन अगर ये जिंदा रह गया तो महान व्यक्ति बनेगा। ओशो को 7 वर्ष की उम्र में मौत का एहसास हुआ, परंतु वे बच गए। एक अनुमान के मुताबिक ओशो ने लगभग 1,50,000 किताबें पढ़ी थी। ओशो ने पहले दुनिया भर के ज्ञानियों के लिखे को खंगाला, उस पर सोचा समझा और फिर जाना कि सच क्या है। जो अच्छा लगा उसे अपना लिया और जो बकवास लगा उसे छोड़ दिया। इसी तरह उन्होंने हर धर्म के पाखंड को उजागर किया। उनका कहना था कि जीवन ही है प्रभु और ना खोजना कहीं। वसंत जोशी ओशो की जीवनी द ल्यूमिनस रेबेल लाइफ स्टोरी ऑफ मैवरिक मिस्टिक में लिखते हैं कि ओशो एक नॉर्मल बच्चे की तरह बड़े हुए, लेकिन तब भी उनमें ऐसा कुछ अलग था जो उन्हें नॉर्मल बच्चों से अलग करता था। बचपन से ही उनमें एक गुण था, सवाल पूछना और प्रयोग करना। शुरू से ही लोगों में उनकी दिलचस्पी थी। मानव प्रवृत्ति पर पैनी नजर रखना उनका मुख्य शुगल हुआ करता था। जब 1951 में बीए पास करने के बाद ओशो ने जबलपुर के हितकारिकी कॉलेज में दाखिला लिया तो दर्शन शास्त्र के एक प्रोफेसर से उनकी ठन गई। वो लेक्चर के दौरान उनसे सवाल पूछते थे कि प्रोफेसर जवाब देते देते तंग आ जाते थे और समय पर अपना कोर्स पूरा नहीं कर पाते थे। वसंत जोशी लिखते हैं कि आखिरकार जब प्रोफेसर से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने प्रधानाचार्य को अल्टीमेटम दे दिया कि उस कॉलेज में या तो वो रहेंगे या चंद्रमोहन जैन। प्रधानाचार्य ने चंद्रमोहन को अपने दफ्तर में बुला के ओशो को कॉलेज छोड़ देने के लिए कहा। चंद्रमोहन जैन ने इस शर्त पर कॉलेज छोड़ने का फैसला किया कि प्रिंसिपल उनका दाखिला किसी और कॉलेज में करा देंगे। रजनीश इतने कुख्यात हो चुके थे कि शुरू में हर कॉलेज ने उन्हें अपने यहाँ रखने से इनकार कर दिया। बाद में बड़ी मुश्किल से डीएन जैन कॉलेज में उनका दाखिला हो पाया। युवा अवस्था में रजनीश को हमेशा सिर दर्द की शिकायत रही है। एक बार जब उनका सिर दर्द बहुत बढ़ गया तो उनके फुफेरे भाई और अरविंद को उनके पिता को बुलवाना पड़ा। उनके पिता का मानना था कि अत्यधिक पढ़ाई के कारण रजनीश के सिर में दर्द होता है। उनको याद था कि किस तरह रजनीश अपने माथे में बाम लगाकर पढ़ना जारी रखते थे। रजनीश ने अपने करियर की शुरुआत 1957 में रायपुर के संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रवक्ता बनकर की। सन 1960 में वो जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बन गए। उनको उस जमाने में एक तेज तर्रार अध्यापक माना जाता था। इसी दौरान वे एक प्रोफेसर से आध्यात्मिक गुरु बने और पूरे भारत का दौरा करने लगे और राजनीति, धर्म और सेक्स पर विवादित बयान देने लगे। कुछ दिनों बाद उन्होंने प्रोफेसर के पद से त्याग पत्र दे दिया और पूरी तरह से गुरु बन गए। सन 1969 में उन्होंने मुंबई में अपना मुख्यालय स्थापित किया। 1 साल पहले उनसे मिली माँ योग लक्ष्मी उनकी प्रमुख सहायक बन गई। ओशो को अपने मौलिक विचारों के कारण प्रसिद्धि मिली। रजनीश ने शुरू से ही सदियों से चली आ रही धार्मिक धारणाओं और कर्मकांडों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। एक आध्यात्मिक गुरु के तौर पर ओशो का मानना था कि संगठित धर्म के लोगों का आध्यात्मिक ज्ञानोदय की बजाय लोगों में विभाजन का जरिया बना है। उनकी नज़र में धर्म कुरीतियों का शिकार होकर अपने जीवन शक्ति को खो चुका है। ओशो ने धर्म और राजनीति को एक ही सिक्के के 2 पहलू माना, जिसका एकमात्र उद्देश्य लोगों पर नियंत्रण करना है। ओशो ने पूर्वी दर्शन और फ्रायड के मनोविश्लेषण का अद्भुत समन्वय लोगों के सामने पेश किया और खुले शब्दों में सेक्सुअल लिबरेशन की वकालत की। जटिल अवधारणाओं को सामान्य भाषा में पेश करने की उनकी क्षमता ने अलग अलग पेशे के कई लोगों को उनकी तरफ खींचा। जाने माने लेखक
खुशवंत सिंह ने उनकी तारीफ करते हुए लिखा, ओशो भारत में पैदा हुए सबसे मौलिक विचारकों में से एक थे। इसके अलावा वो सबसे अधिक विचारशील, वैज्ञानिक और नए विचारों वाले शख्स थे। अमेरिकी लेखक टॉम रॉबिन्स का मानना था कि ओशो की किताबें पढ़कर लगता है कि वो 20वीं सदी के सबसे महान आध्यात्मिक गुरु थे। ओशो अपना भाषण हिंदी या अंग्रेजी में दिया करते थे। उनके अनुयायियों को निर्देश थे कि भाषण के समय वह अपनी आंखें बंद रखें। ओशो विवादित विषयों पर अपनी राय देने के लिए बहुत मशहूर थे। विन मैककॉर्मक अपनी किताब द रजनीश क्रॉनिकल में लिखते हैं कि उनके विचार इतने विवादित होते थे कि कई बार भारतीय संसद में उन पर प्रतिबंध लगाने के बारे में तक चर्चा हुई है। अलग अलग लोगों के बारे में बोलने के लिए वे अलग अलग विषय चुनते थे। हर धर्म और जाति के लोग उनका भाषण सुनने के लिए जमा होते थे। जो भी उनके संपर्क में आता था या तो वो उनका शिष्य बन जाता था या फिर उनका विरोधी। कुछ दिनों बाद ओशो को मुंबई का जीवन कठिन लगने लगा। मुंबई की तेज बारिश के कारण उनकी एलर्जी और दमा दिनों दिन बढ़ने लगा। उनके विदेशी अनुयायी भी मुंबई की मानसून बारिश के आदी नहीं थे। उन्हें तरह तरह की बीमारियों ने घेरना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी सचिव से मुंबई के आसपास कोई जगह ढूंढने के लिए कहा। काफी सोच विचार करने के बाद तय हुआ कि वे पुणे में अपना आश्रम बनाएंगे। पुणे का मौसम और हवा मुंबई से काफी बेहतर थे। उन्होंने आश्रम के लिए कोरेगांव को चुना। आनंदशीला अपनी किताब में लिखती हैं कि पुणे पहुंचने के बाद ओशो ने अपने आप को लोगों से अलग थलग करना शुरू कर दिया था। शुरू में वो आश्रम के गार्डन में लोगों से मिला करते थे। बाद में लोगों के लिए उनसे मिलना बहुत मुश्किल हो गया। वे अपने इर्द गिर्द सिर्फ मजबूत और भरोसेमंद लोगों को रखना चाहते थे। दरअसल उन्हें अनुयायियों नहीं, मजदूरों की तलाश थी। उन्होंने अधिकतर भारतीयों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। जब उन्हें लगने लगा कि कई लोग सिर्फ जिज्ञासा के कारण उनके आश्रम आ रहे हैं, तो उन्होंने आश्रम में प्रवेश की फीस बढ़ा दी। यही नहीं, अपने भारतीय अनुयायियों को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से उन्होंने अंग्रेजी में भाषण देना शुरू कर दिया। वो हमेशा कुर्सी पर बैठकर भाषण देते थे और उनके शिष्य जमीन पर। जल्द ही उन्होंने पुणे में अपने आप को स्थापित कर लिया और रोज करीब 5000 लोग उन्हें सुनने आने लगे। पुणे में रजनीश आश्रम के कारण टूरिज्म बढ़ने लगा। आश्रम ने पुणे को दुनिया के नक्शे पर स्थापित करने में एक बड़ी भूमिका निभाई। ओशो के आश्रम में तरह तरह की थेरेपीज दी जाने लगी और पानी की तरह पैसा आने लगा। इन थेरेपीज में सेक्स थेरेपी को सबसे अधिक महत्व मिलने लगा। ओशो के एक शिष्य रहे टिम गेस्ट अपनी किताब माई लाइफ इन ऑरेंज ग्रोइंग अप विद द गुरु में लिखते हैं कि कई भारतीय उनकी किताब संभोग से समाधि को पोर्नोग्राफिक किताब मानते हैं। इससे उनकी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचती है क्योंकि इसमें खुलेआम सेक्स के बारे में बात की गई है। थोड़े समय में पुणे के रजनीश आश्रम का कुल क्षेत्रफल 25,000 वर्ग मीटर हो गया। वहां पर एक मेडिकल सेंटर बनाया गया जहां दुनिया भर से लाए गए डॉक्टरों और नर्सों को रखा गया। आश्रम में रहने वाले लोगों और मजदूरों के लिए मेडिकल सेवा मुफ्त रखी गई थी। इसी बीच ओशो की बीमारियां बढ़ने लगी। उनकी एलर्जी, अस्थमा और पीठ में दर्द और बढ़ गया। जब उनका डायबिटीज बढ़ा तो उन्होंने अपने निवास से निकलना और भाषण देना बंद कर दिया। उनकी आंखें कमजोर होती चली गई और किताब पढ़ने के बाद उनके सिर में दर्द रहने लगा। आनंदशीला लिखती है, उनको परफ्यूम से बहुत एलर्जी थी। हमें लोगों को उनके पास आने से रोकने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी जिन्होंने सेंट लगाया होता था। पुणे से भी ओशो का दिल भर गया। उन्होंने अमेरिका में आश्रम बनाने का सोचा जिसमें हजारों लोग एक साथ रह सके। 31 मई 1981 को वो अमेरिका चले गए। उनके साथ उनके 2500 आश्रमवासी भी अमेरिका चले गए। उनके साथ मशहूर अभिनेता विनोद खन्ना भी थे। इसी सब के बीच ओशो ने 93 रोल्स रॉयस कारें खरीदी। लेकिन यहीं से उनके बुरे दिन शुरू हो गए और उनका अमेरिका का सपना ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। उन पर प्रवासी नियमों का उल्लंघन करने के लिए मुकदमा चलाया गया। उन्हें 17 दिन के लिए अमेरिका की जेल में रहना पड़ा। जेल से छूटने पर वो अमेरिका छोड़ने के लिए राजी हो गए।
इसके बाद उन्होंने कई देशों में शरण लेने की कोशिश की, पर सबने मना कर दिया। आखिरकार वो अपने देश भारत वापस आने के लिए मजबूर हो गए। 19 जनवरी 1990 को उन्होंने मात्र 58 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पुणे के लाओ जू हाउस में उनकी समाधि बनाई गई, जिसके समाधि पत्थर पर लिखा गया, ओशो जो न कभी पैदा हुए न कभी मरे। उन्होंने 11 दिसंबर 1931 और 19 जनवरी 1990 के बीच इस धरती की यात्रा की। तो दोस्तों, इन महान हस्ती के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।